हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं दोस्तों। तो चलो फटाफट से कमेंट करके बता दो कि यार कैसा चल रहा है और आप लोग का सेकेंड यूनिट टेस्ट कब आने वाला है, कौन से तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि देखो आपके लिए वैसे तो हमने पूरा सिलेबस के सभी सब्जेक्ट के चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस पहले ही बना के आपके लिए अपलोड करके रखे, ताकि आप जब चाहो उसको ओपन करके वीडियोस देख के पढ़ाई कर सकते हो, है कि नहीं। दूसरा काम हम ये कर रहे हैं कि जैसे आपका दिवाली का एग्जाम के पहले मिड टर्म एग्जाम था, उसमें हमने आपके लिए RCC यानी रिवीजन क्रैश कोर्स चलाया था। उसी प्रकार अभी भी आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट और फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कराने यानी रिवाइज कराने के लिए फिर से RCC लेकर आ रहे हैं। और कंटिन्यूअस आपको हर हफ्ते में 1 या 2 लेक्चर देखने मिल रहा होगा। साइंस के लिए, मैथ्स के लिए भी 1 या 2 लेक्चर, ऐसा कंटिन्यूअस हम हर एक स्टैंडर्ड के लिए बना रहे, 7th 8th 9th के लिए बना रहे। ठीक है, तो आज हमारा जो साइंस का हमने चैप्टर की शुरुआत की थी रिवीजन के लिए, स्टडी ऑफ साउंड, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। आज लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं, जिसमें जो बचे हुए टॉपिक्स हैं जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो गया, रिवर्बरेशन क्या होता है, सोनार क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इको क्या होता है। ठीक है ना, सुना है कि नहीं इको कभी। जैसे अगर मैंने चिल्लाया राहुल राहुल राहुल, तो ऐसे स्लो स्लो आवाज होते जाता है, दैट इज नथिंग बट द इको। तो ये क्या होता है थोड़ा इसको समझेंगे। तो ये सभी टॉपिक्स आज रिवाइज करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड तरीके से रिवीजन होगा, क्योंकि ऑलरेडी इस चैप्टर को मैंने ऑलरेडी 1 या 2 बार पढ़ा लिया है। तो आप एक बार वो चेकआउट कर लो, ये तो रिवीजन है, तो फटाफट तरीके से आप ये वीडियो को देख के रिवीजन कर लेना। चलिए शुरुआत करें वीडियो की। ओके, तैयार हो जाओ। बाकी सोशल मीडिया पे जुड़ जाओ यार, फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, वहां पे भी हमें एक बेस बनाना है, ताकि जो भी हम चीजें प्रोवाइड करें आपको वहां पे मिल सके अपडेट्स एंड बाकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आज हम क्या बात करने वाले, सबसे पहला टॉपिक है आज हमारे लिए, जो कि है दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब ये होता क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे कि हम ये चैप्टर की जब शुरुआत कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो साउंड होता है इट ट्रैवल्स ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। हमने देखा था उसमें वेव्स निकलते हैं, जिसमें हमने देखा था अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ बनता है, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन जिसको हम बोल सकते हैं, ये चीजें होती है। और जो वेव्स होती है वो या तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स बनती है, ठीक है, या तो वो क्या बनती है, ट्रांसवर्स वेव बनती है। ये हमने डिस्कस किया था। तो समझ लो कोई भी वेव्स होती है या फिर कोई भी एक ऐसी चीज है, जैसे हमने आपको समुद्र का एग्जांपल दिया, समुद्र में भी लहर की वेव्स बनती है, मतलब जो वेव्स होती है ना, लहरें जिसको बोलती है। तो अगर वो मान लो किसी चीज से टकराती है तो टकरा के वो वेव्स क्या होती है, रिटर्न आती है। सेम उसी प्रकार जो साउंड होता है ना, उसका भी जो वेव्स होता है वो इसी प्रकार बिहेव करता है। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक नॉर्मल लाइन है, ये मेरे पास एक नॉर्मल लाइन है, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब ये जो नॉर्मल लाइन है, यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो कि एक साउंड वेव जो है इस तरीके से आया, ठीक है, एक साउंड वेव इस तरीके से आया, तो ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूं, यहां पे परपेंडिकुलर लाइन अगर मैं बना दूं, यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, मैं अगर स्ट्रेट लाइन बना दूं, तो विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन ये जो साउंड वेव्स आया, ये इंसिडेंट साउंड वेव्स है। ये क्या है, इंसिडेंट साउंड वेव्स आई, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आ रहा है ऑब्वियसली इस नॉर्मल से क्या करेगा, एक एंगल बनाएगा, जिसको हम लोग मान लेते हैं लेट्स सपोज θ1। थीटा रिप्रेजेंट्स एंगल, ये हमेशा हम बोलते हैं थीटा रिप्रेजेंट करता है एंगल को। θ1 मतलब एक्स वाई जेड, 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी एंगल है वो बना रहा है। ठीक है, अब इसका नेचर क्या होता है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं यहां पे, कि साउंड का एक नेचर होता है कि जो भी एंगल से वो आ रहा है और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे या फिर पर्टिकुलर बैरियर पे जाके टकरा रहा है, तो उसी एंगल से वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, या फिर एक पर्टिकुलर एंगल से, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होके यहां पे क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा। और ये जो एंगल बनेगा इसको हम मान लेते हैं लेट्स सपोज ये बनेगा θ2, और ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो एक पर्टिकुलर एंगल से एक साउंड आया, एक जगह पे टकराएगा, वापस से वो एंगल से वो निकल जाएगा। तो यहां पे आपका θ1 जो है वो आपका एंगल ऑफ साउंड ऑफ रिफ्लेक्शन का एंगल है, लेकिन वो किस चीज के लिए, इंसिडेंस के लिए, यानी जब वो आ रहा है। और ये θ2 जो है वो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए, जो वो जा रहा है। तो यहां पे होगा क्या कि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कोई एकदम प्लेन और स्मूथ सरफेस है, तो जिस एंगल से भी साउंड आएगा उसी एंगल से वापस वो चले जाएगा। तो मोस्टली केस में आपको देखने मिलता है कि θ1 जो होता है वो θ2 के बराबर हो जाता है, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इन केस ऑफ साउंड वेव्स एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है इन केस ऑफ साउंड वेव्स, बोथ विल बी इक्वल इन if the condition is the barrier or we can say the object is very much smooth surface और plane surface। तो वही हमारा अगला टॉपिक है जिसको हम लोग गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर्स बोलते हैं। तो ये होता क्या है गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर्स, देखो कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, ठीक है ना, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड
और एक होता है बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। इसको समझते हैं थोड़ा सा, ये आपको कंसेप्ट तो पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो यहां पे ध्यान से देखना, इस चीज को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो देखो अब मैं क्या बता रहा हूं, एक होता है गुड रिफ्लेक्टर। तो जैसे मैंने बताया कि मान लो कि एक प्लेन है, जैसे दीवार होती है, आपको पता है ये डिजिटल बोर्ड भी पीछे दिख रहा है, ये प्लेन है, इसमें कोई उबड़ खाबड़ चीजें नहीं है। तो मान लो कि मैं जो चीज बोल रहा हूं यहां से मैं बोलूंगा ना, तो साउंड वेव निकल रहा होगा और यहां से टकरा के वो उधर चला जाएगा पर्टिकुलर, ठीक है, वो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चला गया। लेकिन ये क्या था, एक स्मूथ सरफेस था, एक प्लेन सरफेस, स्मूथ सरफेस, और सबसे इंपॉर्टेंटली हार्ड सरफेस होता है, वो होता है वेरी गुड रिफ्लेक्टर। एग्जांपल के तौर पे आप कुछ भी ले सकते हो, प्लेन वॉल हो गया, ठीक है ना। अभी कंडीशन क्या होना चाहिए, वो प्लेन होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए और हार्ड होना चाहिए। कोई भी ऐसा चीज जो आपको ऐसा लगे कि वो एकदम प्लेन है, सपाट है, स्मूथ इन द सेंस मतलब उसके अंदर कोई उबड़ खाबड़ चीजें नहीं होनी चाहिए, और वो हार्ड होनी चाहिए, कड़क होनी चाहिए, तो वो बन जाएगा ऑटोमेटिकली गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। साउंड की बात हो रही है, लाइट की बात नहीं हो रही। पिछला चैप्टर हमने लाइट पढ़ा था, कंफ्यूज मत कर देना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था ना, चैप्टर नंबर 11, और ये अलग अलग है, ठीक है, याद रखना। वैसे ही हमारा बैड रिफ्लेक्टर, तो बैड रिफ्लेक्टर क्या है कि अगर कोई साउंड आ रहा है लेकिन टकराने के बाद वो हो सकता है किधर भी चला जाए। मान लो कि अब मैं कैसे बताऊं, कुछ एग्जांपल तो है नहीं मेरे पास यहाँ पे, रुको मैं देखता हूं, कुछ मतलब कुछ होता था मैं आपको बता सकता था, लेकिन एक इमेजिन कर लो ना, एक इमेजिनेशन सिचुएशन है कि आपका ये उबड़ खाबड़ वाला कुछ जगह है, यहां पे साउंड आके टकराएगा, तो मान लो अगर यहां पे टकराया तो हो सकता है यहीं से रिफ्लेक्शन हो जाए, साउंड यहां पे टकराया तो हो सकता है यहां रिफ्लेक्शन होना है, यहां पे टकराए तो यहां हो जाए। तो वो हो सकता है एक ही पॉइंट सोर्स से साउंड ओरिजिनेट हो रहा होगा, लेकिन अलग अलग जगह पे टकरा के वो अलग अलग जगह पे जा सकता है। तो ऑब्वियसली इससे क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है दोनों अलग अलग होंगे। और बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि बैड रिफ्लेक्टर उन रिफ्लेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं जिसमें से साउंड ज्यादातर रिफ्लेक्ट होता ही नहीं है। तो उसमें एग्जांपल क्या आ जाते हैं बताओ, जो स्मूथ होते हैं, ठीक है ना, माफ करना, स्मूथ नहीं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ स्मूथ ही होते हैं। यहां से ना स्मूथ आप ये वर्ड निकाल दो, स्मूथ इधर आ जाएगा, स्मूथ आपका इधर आ जाएगा। प्लेन और हार्ड होना चाहिए, प्लेन और हार्ड जो रहेगा वो आपका गुड रिफ्लेक्टर होगा। स्मूथ मतलब क्या होता है मालूम है क्या, अभी बोलने के लिए हम लोग बोलते हैं नरम या फिर मुलायम। नॉर्मली हार्ड का अपोजिट क्या होता है, मुलायम होता है ना, जिसको स्मूथ बोल सकते हैं हम लोग, तो वो चीज हो गया। अब एक इमेजिनेशन में, सिचुएशन में डालो, एक पर्दा है आपके सामने। अगर आपके सामने एक पर्दा है, पर्दे को क्या बोलते हैं, कर्टन्स बोलते हैं, करेक्ट है, कर्टन्स। आपके सामने एक कर्टन है, अब कर्टन के सामने आप खड़े हो जाओ और आप चिल्ला के या फिर कुछ आप बोलने की कोशिश करो, तो क्या करेगा, कर्टन्स क्या, एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है ना, और एक अनइवन सरफेस है, वो क्या है, अनइवन, कोई प्लेन चीज नहीं है। जैसे प्लेन क्या होता है, एकदम सपाट है, ये डिजिटल बोर्ड हमारा एकदम प्लेन है, दीवार हमारे क्या होते हैं, प्लेन होते हैं। लेकिन कर्टन्स में क्या होता है, वो पूरे आप जब इकट्ठा करके रखते हो तो वो एक कपड़ा है ना, क्लॉथ है वो, ऑब्वियसली एक कपड़ा है, तो उसमें बहुत सारे क्रिस्प होते हैं, बहुत सारे फोल्डिंग्स होते हैं कर्टन में। तो जब आप कुछ बोल रहे हो या फिर जो भी साउंड वहां से पास हो रहा है, तो उसमें से बहुत सारे साउंड वेव्स को वो कर्टन आपका क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिस वजह से बहुत सारे साउंड एब्जॉर्ब हो गए और आगे जाके रिफ्लेक्ट नहीं हो पाए, एंड इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं बैड रिफ्लेक्टर्स। तो आपको बेसिक तौर पे याद रखना है, व्हाट डू मीन बाय गुड रिफ्लेक्टर एंड बैड रिफ्लेक्टर। गुड रिफ्लेक्टर बहुत इजीली साउंड को रिफ्लेक्ट कर सकता है क्योंकि वो अपने पास कुछ रखता नहीं है, लेकिन ये जो बैड रिफ्लेक्टर्स होते हैं, दे आर अनइवन, दे आर स्मूथ, एंड हेंस दे एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द साउंड्स विद देम, एंड इसीलिए बहुत सारे साउंड आगे जाके रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं और ये बहुत सारी चीजें हो पाती है। करेक्ट, समझ में आ गया। तो ये था आपका टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड योर गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर्स। एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं इको। अब जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बोला कि कोई आपका नाम अगर चिल्लाए, जैसे मान लो कोई मेरा फ्रेंड चिल्ला रहा है, राहुल 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 राहुल, तो आपने ये सुना है, कहां पे सुना है मुझे कमेंट करके बताओ। ये आपने सुना होगा, सभी के साथ होता है। एग्जांपल देता हूं, मान लो कि आपका एक कमरा है, आप उस कमरे के हर एक चीज को बाहर निकाल दो, सिर्फ आपका दीवार रहेगा और कुछ नहीं रहेगा उस घर में, मतलब निकालना मत। लेकिन अगर मान लो आप कोई खाली फ्लैट में जाते हो, कभी घर देखने के लिए गए हो, खाली फ्लैट होता है, उसमें अपना नाम चिल्लाना, किसी का भी नाम चिल्लाना, तो ना वो थोड़ा गूंजेगा। और गूंजेगा क्यों गूंजेगा, क्योंकि बिकॉज उसको हम कहते हैं इको। तो इको क्या होता है, अक्सर कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पे आपका साउंड जो होता है, साउंड वेव्स की हम बात कर रहे हैं, साउंड जो होता है वो बार बार रिफ्लेक्ट करता है। जैसे इसका डेफिनेशन भी क्या बोलते हैं, सुन लो पहले। डेफिनेशन क्या बोलता है कि एक इको इज द रिपीटेशन ऑफ द ओरिजिनल साउंड, जो आपका ओरिजिनल साउंड था। क्योंकि मैंने तो एक ही बार अपना नाम लिया राहुल, लेकिन साउंड अपने आप 3-4 बार रिफ्लेक्शन होकर आ रहा है, यानी कि द रिपीटेशन ऑफ द साउंड विच साउंड, ओरिजिनल साउंड, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन बाय सम सरफेस। क्योंकि हो सकता है आसपास कुछ ऐसे सरफेस हो जो आपके साउंड को,
जहां से भी निकल रहा है, चाहे आपकी मुंह से निकल रहा है या फिर कहीं से भी निकल रहा है, वो साउंड को रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि वो 10 जगह जाके टकरा रहा होगा, अलग अलग सरफेस पे टकरा रहा होगा जाके, एंड बिकॉज ऑफ दैट मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन वो क्या क्रिएट कर रहा है, ओरिजिनल साउंड की जो वेव्स है वो बार बार गूंज रही है, एंड दैट इज नथिंग बट द इको। ठीक है, ये अक्सर कहां देखा जाता है, ये अक्सर देखा जाता है बंद खाली कमरे में, ये अक्सर देखा जाता है वादियों में, पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ ऊंचे होते हैं, और आप अगर अपना नाम चिल्ला रहे होंगे तो साउंड वेव तो आपका ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि उसके रास्ते में कुछ नहीं है, मस्त एकदम ट्रैवल कर रहा है, लेकिन एक जगह ऊंचा पहाड़ जाएगा, वहां पे टकराएगा, वहां पे टकराएगा, उधर से रिफ्लेक्ट होगा, किसी और पहाड़ पे टकराएगा, और वो घूमता रहेगा, अगर वो उस तरीके का अरेंजमेंट होता है। जैसे एक पॉइंट है, मैं गया तो नहीं हूं, लेकिन मेरा इच्छा है जाना, मैं उस लोकेशन तक गया लेकिन इको पॉइंट तक नहीं जा पाया। तो माथेरान करके एक जगह है हमारे महाराष्ट्र में, मुंबई से काफी नजदीक है। ठीक है, तो मैं माथेरान गया, लेकिन जहां पे वो इको पॉइंट था वहां तक नहीं जा पाया, बिकॉज इट वाज हेवीली रेनिंग एट दैट टाइम। मैं पिछले साल जून या जुलाई में गया था, बहुत हेवी बरसात हो रही थी, तो हमने प्लान ड्रॉप कर दिया और हम वापस रिटर्न आ गए। तो एक पॉइंट है, और बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पे आप खड़े होकर अपना नाम चिल्लाओ, आपको सुनाई देगा। बहुत सारी मंदिर जो होती है, मंदिर हो गया, एंड बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चरल पुराने जमाने वाले जो ये होते हैं हेरिटेज साइट्स होते हैं, वहां पे भी आप जाओगे तो इस तरीके के साउंड आपको सुनाई देता है, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, मल्टीपल टाइम रिपीटेटिव रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। एंड अगर आपको कोई भी ऐसा इको सुनना है, ठीक है ना, टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए, यानी कोई भी ऐसा सरफेस हो जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड करे, वो कम से कम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 17.2 मीटर होना चाहिए। ठीक है, 17.2 मीटर। अगर आपका कमरा बहुत छोटा है, ठीक है ना, लेकिन खाली पड़ा है, लेकिन फिर भी आप चिल्लाओगे तो आपको इको सुनाई नहीं देगा, फिर भी आपको नहीं सुनाई देगा। तो कम से कम 17 मीटर होना। 17 मीटर काफी बड़ा होता है ना, 17 मीटर मतलब 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 17.2 मीटर इज नथिंग बट 172 सेंटीमीटर के आसपास, बराबर, ज्यादा हो गया ना, 1720 सेंटीमीटर, 1700 सेंटीमीटर, तो काफी बड़ा होता है। तो उतना बड़ा स्पेस होगा तो वहां पे आपको सुनाई देगा, कम से कम जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो उतना बड़ा होना चाहिए। तो ये है आपका इको, इसके ऊपर डेफिनेशन एंड कभी कभी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप जरूर से इस टॉपिक को अच्छी तरीके से बाय हार्ट कर लेना। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर रिवर्बरेशन एंड सोनार। तो पहले रिवर्बरेशन की बात कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्बरेशन? इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लो कोई एक ऐसा व्यक्ति यहां पे खड़ा है, ठीक है, यहां पे कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है और वो कुछ बोल रहा है। क्या कर रहा है? कुछ बोल रहा है। तो होता क्या है, अक्सर आपने देखा होगा, खासकर ये एग्जांपल आप नोटिस करोगे कहां पे पता है? ये एग्जांपल आप नोटिस करोगे ऑडिटोरियम में, आप इसको महसूस करोगे थिएटर्स में, मूवी देखने गए हो कभी पिक्चर, थिएटर्स में। तो ऐसे कुछ जगह होते हैं जहां पे आपने देखा होगा कि जो छत होती है वो एक अनइवन सरफेस से बनी होती है, और इस प्रकार से उनका जो छत होता है ना, वो एक अलग तरीके से डिजाइन किया होता है। और यहां पे बहुत सारे ऑडियंस बैठी है, मान लो यहां पे क्या बैठी है, बहुत सारे क्या बैठे हैं, ऑडियंस बैठे हुए हैं, सीट्स है यहां पे, और बहुत सारे ऑडियंस बैठे हुए हैं। थिएटर में भी ऐसा होता है और ऑडिटोरियम में भी ऐसा होता है। तो अक्सर क्या होता है कि जो ऑडिटोरियम में होता है ना, और नॉर्मल क्लासरूम में और ऑडिटोरियम में फर्क क्या होता है, मैं आपको पहले समझाता हूं। देखो, नॉर्मल ऑडिटोरियम की बात नहीं कर रहा हूं कि खाली सीढ़ियां लगा दी तो ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम का स्ट्रक्चर अलग होता है। अगर एक नॉर्मल आप घर की बात कर लो, या फिर नॉर्मल ऑफिस की बात कर लो, एक नॉर्मल क्लासरूम की बात कर लो, तो उसमें सिर्फ 4 दीवार होते हैं, साइड में 4 दीवार, नीचे आपकी जमीन और ऊपर आपका सीलिंग, नॉर्मल प्लेन। तो वो आपका नॉर्मल क्लासरूम है। लेकिन ऑडिटोरियम में फर्क क्या होता है, अगर आप नोटिस करोगे तो जो दीवारें होती है और जो छत होती है उसका स्ट्रक्चर और डिजाइन कुछ अलग होता है। कभी आप थिएटर गए हो? अगर नहीं गए हो, मान लो अगर नेक्स्ट टाइम कभी जाते हो, ये चीज लिख के रख लो कहीं पे कि राहुल सर ने ऐसा ऐसा बोला था करने को। क्या आप कहीं पे भी जाते हो, मान लो ऑडिटोरियम गए या फिर आप थिएटर जाते हो, नेक्स्ट टाइम ऑब्जर्व करना कि थिएटर के दीवार नॉर्मल घरों के दीवार से अलग होते हैं, नॉर्मल क्लासरूम के दीवार से अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि उसको इस तरीके से बनाया जाता है ताकि जो साउंड है वो मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट हो सके एंड उसमें रिवर्बरेशन हो सके। तो रिवर्बरेशन का प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई स्पीकर है यहां पे, या फिर आप मान लो एक स्क्रीन लगा हुआ है, उसमें से आवाज निकल रही है। तो होता क्या है कि एक पॉइंट से आवाज निकल रही है, तो यहां पे हो सकता है ये पॉइंट से आवाज टकरा के यहां पे पहुंचे, कभी यही पॉइंट से आवाज यहां निकले और यहां पहुंचे, कभी यहां टकरा के यहां पहुंचे, यहां टकरा के यहां पहुंचे, और वो एक ही टाइम पे आवाज निकल रहा है। तो एट द सेम टाइम जब आवाज आपकी निकल रही है, लेकिन वो जो रिफ्लेक्शन जा रहा है वो अलग अलग जगह पे एक ही समय जा रहा है। तो दैट इज नथिंग बट द रिवर्बरेशन। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि नॉर्मल क्लासरूम में, अगर मैं हूं, मान लो एक नॉर्मल क्लासरूम में, बहुत बड़ा क्लासरूम है, तो मैं अगर कुछ बोल रहा हूं ना, बिना माइक के, बिना स्पीकर्स के, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं ना, तो सिर्फ पहला और दूसरा रो का जो बच्चा है ना, वही मेरी आवाज सुन पाएगा। अक्सर आपके साथ होता होगा कि हम जब क्लास अटेंड करते हैं, जब मैं खुद इंजीनियरिंग कॉलेज में जब पढ़ाता था, तो वहां पे 60-65 बच्चे होते थे, और मैं जब पढ़ाता था ना, तो मैं कितना भी जोर से चिल्लाऊं, चौथे 5वें नंबर तक
जो बेंच होते थे वहां तक सुनाई देता था, तो मुझे और जोर से चिल्लाना पड़ता था। लेकिन होता क्या, जब ऑडिटोरियम होता है, ठीक है ना, उसमें एक तो स्पीकर्स लगे होते हैं और दूसरा उसका वॉल का स्ट्रक्चर अलग होता है। एंड यहां पे अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूं तो जो भी मैं बोलूंगा एट द सेम टाइम पहले बेंच वाले को भी उतना ही सुनाई देगा, लास्ट बेंच वाले को भी उतना ही सुनाई देगा। ये कंसेप्ट क्यों हुआ, बिकॉज जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे साउंड वेव्स यहां से निकले एंड वो जो दीवार का स्ट्रक्चर है या फिर जो सीलिंग है उसको इस तरीके से बनाया गया कि जो भी मैं बोलूंगा साउंड तो एक ही साथ निकल रहा है। तो इधर से गया चाहे ऊपर से गया, क्योंकि साउंड सिर्फ ऐसा नहीं निकलता, साउंड यहां भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, टेढ़ा जाएगा, इधर भी जाएगा। साउंड तो इस तरीके से निकल रहा है और जैसे वो निकलेगा वहां पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाए गए हैं रिवर्बरेशन करवाने के लिए वो उसको रिफ्लेक्ट करेंगे और एट द सेम टाइम अलग अलग मल्टीपल जो ऑडियंस बैठी हुई है अलग अलग पोजीशन में उनको एक ही साथ उनके कानों पे सुनाई देगा। दैट इज नथिंग बट योर रिवर्बरेशन टेक्निक। तो ये अक्सर ऑडिटोरियम में और आपके थिएटर्स में और ऐसे जगह जहां पे एक साथ बड़े बड़े जगह पे इवेंट्स होते हैं या फिर मान लो कोई एक ऐसी जगह जहां पे कोई चीजें डिस्क्लोज हो रही है, मीटिंग्स हो रही है, उस तरीके से वहां पे डाला जाता है। दैट इज नथिंग बट योर रिवर्बरेशन प्रोसेस। समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला जो टॉपिक है सोनार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। सोनार नॉर्मली यूज होता है बड़े बड़े शिप्स में, बड़े बड़े जहाज में यूज होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज शिप्स में होता है। तो होता यह है कि मान लो कि आपका समंदर है, ठीक है, समंदर में ना ठीक है, चलो ये समंदर है और एक इसके ऊपर शिप बनाते हैं हम लोग, ठीक है, ये आपका एक शिप है, ओके। अब इस शिप में होता क्या है, दो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैं आपको बताता हूं। एक यहां पे होता है, समझ लो, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टर या फिर ट्रांसमीटर बोल लो। एक होता है ट्रांसमीटर और एक यहां पे होगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिसीवर, ठीक है। एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है। मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। पहले मान लो ये समुद्र है ना आपका, तो ये पूरा पानी है, मैं पानी पानी हो गया, ये पानी पानी हो गया, चलो ठीक है, ये पूरा गहरा समंदर। देखो यार आज बहुत गाना सोच रहा है मुझे चलो, अब इसमें समुद्र की गहराई में भी क्या होती है, जमीन होती है। आपको पता ही है ना, समुद्र नीचे कभी तो खत्म होता है जाके, तो ये जमीन होती है। लेकिन जमीन पे हो सकता है कुछ टेकड़ी हो, कुछ खाई हो, ऐसा भी होता है, ठीक है। ट्रेंचेस भी होते हैं ना, ट्रेंच, आपको पता है मरियाना ट्रेंच सबसे बड़ा ट्रेंच है, मतलब खाई है समुद्र के अंदर। लगभग वो कहां पड़ता है, पैसिफिक ओशन में कहीं पड़ता है कि अटलांटिक में पड़ता है, आई एम कंफ्यूज लिटिल बिट। लेकिन सबसे गहरी खाई लगभग 10 किलोमीटर अंदर खाई है मरियाना ट्रेंच। वैसे सबसे ऊंचा चीज हमारे पृथ्वी पे क्या है, माउंट एवरेस्ट, लगभग 8 किलोमीटर के आसपास है। ये आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर, ठीक है, समुद्र के गहराई में। अब मान लो कि मेरा समंदर जा रहा है, समंदर के ऊपर जहाज जो है मेरा, जो शिप है मेरा, वो चल रहा है मस्त, टाइटैनिक शिप है मेरा, देखो बहुत बड़ा शिप है, चल रहा है, मजे में एकदम चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है। अब होता क्या है कि मेरे को पता नहीं है कि मैं कितने ज्यादा गहराई में हूं, ठीक है, मैं कितने ज्यादा गहराई में हूं और मेरे जो समुंदर है उसकी गहराई में कोई ऐसे ऑब्स्टेकल तो नहीं है। मान लो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस समुंदर के इसमें होगी, ठीक है। तो क्या करेगा शिप, नॉर्मल तौर पे क्या करता है, मान लो मुझे पता नहीं है मैं कितनी गहराई में, और सबसे ज्यादा जो है इसका इस्तेमाल शिप में तो होता ही है, लेकिन एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो है सबमरीन, जो कौन इस्तेमाल करता है, हमारी जो इंडियन नेवल फोर्स होती है, ठीक है ना। आपको पता ही है हमारे 3 फोर्स है, एक आर्मी, नेवी और एक एयरफोर्स। तो जो नेवी वाले होते हैं उसमें उसके अंडर में आता है सबमरीन। और सबमरीन क्या होता है, पनडुब्बी। पनडुब्बी मतलब पानी के अंदर डूबता है, वो पूरा पानी के अंदर घुस जाता है और अंदर कोई अगर शिप दूसरे की है, शिप्स है या फिर सबमरीन है, उसको डिस्ट्रॉय करता है ताकि हमको ये कर सके। तो आपको पता है एक मूवी बनी है गाजी अटैक, इसके ऊपर, आप बहुत जबरदस्त मूवी है, एक बार जाके चेकआउट करना, उसमें पूरा कंसेप्ट बताया हुआ है। तो इसमें होता क्या है, कंसेप्ट क्या है, तो जो शिप होती है या फिर जो सबमरीन होती है वो क्या करती है, उसके पास जो ट्रांसमीटर होता है वो भेजती है साउंड वेव्स। वो क्या भेजेगी, उस ट्रांसमीटर के थ्रू क्या भेजेगी, साउंड वेव्स को भेजेगी, भेजी गया। अब साउंड वेव्स गया तो साउंड वेव्स कोई भी चीज से जब टकराएगा, क्योंकि नीचे तो है नहीं ना कि कभी खत्म नहीं होगा, कभी तो खत्म होगा, नीचे भी जमीन है ना, समुद्र का भी एक गहराई होती है, उसका भी एक लास्ट पॉइंट है, स्पेस तो है नहीं ना कि कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, स्पेस मेरा इनफाइनाइट है लेकिन जमीन तो मेरा फाइनाइट है ना। तो एक साउंड वेव्स गया, यहां पे साउंड वेव्स आपने भेजा और जगाया और एक जगह जाके टकराया। अब टकराने के बाद रिटर्न भी तो आएगा ना भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे अभी कंसेप्ट पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में कि कोई भी साउंड जब जाता है, इंसिडेंट ऑफ रे ऑफ साउंड जब होता है तो वो ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से रिफ्लेक्ट भी होगा। तो मान लो रिफ्लेक्ट हुआ और रिफ्लेक्ट जब होगा तो ये रिसीव किसके पास होगा, रिसीवर के पास, क्योंकि ट्रांसमीटर का काम है ट्रांसमिट करना, भेजना सिग्नल को, लेकिन रिसीवर का काम है रिसीव करना। तो ये रिसीव जब कर रहा होगा तो ये नोटिस करेगा, इसके पास भी कंप्यूटराइज पूरा सिस्टम होता है। वो क्या करेगा, पहले देखेगा कि ये साउंड को भेजने के लिए मेरे को कितना समय लगेगा, वो देखेगा टाइम कितना लगा,
ठीक है, वो देखेगा टाइम कितना लगा, वो ये देखेगा कि कितनी स्पीड से मैंने भेजा उसको, यानी उसको पता रहेगा वेलोसिटी। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि मैं कितनी गहराई में खड़ा हूं, या फिर कितनी गहराई में हूं, या फिर कितने ऊपर हूं। ठीक है, तो उससे हम लोग क्या निकाल सकेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड जो होता है दोस्तों वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मुझे स्पीड पता है, टाइम पता है, तो मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं ना। तो बाय यूजिंग द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला, द शिप्स कैलकुलेट। अब बहुत सिंपल होता है, वो सब कंप्यूटराइज होता है, इसमें हाथ से कैलकुलेट नहीं करना होता है, वो लोग का पूरा मशीन्स होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, बस उनको पता होता है कि मैंने कितनी स्पीड से साउंड भेजा और कितने सेकंड में वो वापस आ गया। तो जितने में आया रहेगा उसको टाइम पता है, उसको स्पीड पता है, उसने डाला, कैलकुलेट किया, कंप्यूटर ने बता दिया कि आप 200 मीटर की गहराई पे हो। ठीक है, आप जब वो मूवी देखोगे तो आपको समझेगा। तो डेप्थ बोलते हैं, सबमरीन जो होती है ना, जो सबमरीन, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सबमरीन होती है वो इस प्रकार की होती है, पनडुब्बी मान लो। ठीक है, सबमरीन होती है, तो वो भी क्या करेगा, अपना साउंड वेव्स को भेजेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि सबमरीन जो है कितनी गहराई में। आपको पता है कि लगभग समुद्र की जो गहराई होती है वो अलग अलग जगह पे होती है, लेकिन फिर भी सबमरीन जो होती है वो 300, 400, 500 मीटर की गहराई तक उतरते हैं, ज्यादा अंदर नहीं जाते, नहीं तो खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि जितना वो अंदर जाएंगे उतना ज्यादा वाटर, जो पानी है ना समुद्र का पानी, उसका प्रेशर उसके ऊपर पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो कोई भी एक चीज है, जैसे ये बॉटल है मेरे पास, ये पूरा पानी भरा हुआ है, ये सबमरीन है, इसके ऊपर अगर मैं पानी एकदम प्रेशर से मार दूं तो ये फट भी सकता है। तो ये बहुत चीजें होती है जो इसमें की जाती है, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या था, पढ़ना सोनार। तो सोनार का मतलब क्या हो जाए, दैट इज साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रैंकिंग, जिसको बोलते हैं हम लोग। सोनार का फुल फॉर्म क्या है, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रैंकिंग। तो ये इसका इस तरीके से यूज करते हैं ताकि पता चल सके कितनी कोई चीज गहराई में है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट पता लगाना, जैसे कोई शिप डूब गया, कोई शिप जो है, कोई जहाज जो है पानी में डूब गया, अब वो कितने में डूबा वो कैसे पता चलेगा। मुझे पता है कि इतने एरिया में, लोकेशन में कहीं तो डूबा है, उसके ऊपर से मैं शिप गुजारूंगा, सोनार का सिग्नल भेजूंगा, एक रिफ्लेक्शन होगा, पता चलेगा कि अच्छा इतने गहराई में कुछ तो ऐसा चीज है, इतनी गहराई में कुछ तो ऐसी चीज है। तो वो कोई गोताखोर जो होते हैं, गोताखोर मतलब ये डाइवर्स बोलते हैं ना उसको, जो मांस वास लगाते हैं, सिलेंडर वेंडर, काला कलर का कॉस्ट्यूम पहनते और डुबकी मारते हैं, उसको हिंदी में गोताखोर बोलते हैं। तो कुछ अलग मतलब मत समझ लेना इसका। ठीक है, तो उसको डाइवर्स बोलते हैं, डाइवर्स। तो डाइवर्स जो होते हैं ना, अंडर वाटर डाइवर्स, तो वो लोग चेक करते हैं कि अच्छा कुछ है क्या, अगर कुछ है तो फिर क्रेन लाई जाती है, उस सबसे उठाया जाता है। ये बहुत सारी चीजें जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, इज ए सोनार टेक्निक। नेक्स्ट टॉपिक है सोनोग्राफी। इसका थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था जब पहला लेक्चर में रिवाइज करा रहा था। सोनोग्राफी एक ऐसा टेक्निक है जिसका इस्तेमाल मेडिकल पर्पस के लिए बहुत ज्यादा किया जाता है। पहली बात तो सोनोग्राफी ये एक ऐसा मेडिकल चीज है जो यूज किया जाता है अल्ट्रासाउंड वेव्स का। अब नॉर्मली क्या होता है कि कभी भी देखो आप ना, पेट में आपको या फिर कहीं पे भी अंदर की तरफ ना आपको पेन होता है। कभी कभी आपने नोटिस किया है कि मम्मी आज मेरा यहां बहुत पेन हो रहा है, मम्मी मेरा आज ये बहुत दुख रहा है। ठीक है ना, तो होता क्या है कि आपको जब बाहर की चोट लगी होती है या फिर इन्फेक्शन है, दुख रहा है, तो आपको पता है कि मेरे को यहां चोट लगी है। ठीक है, मेरे को देख पा रहा हूं, मैं उसके ऊपर मलहम लगा सकता हूं, मैं दवाई खा सकता हूं, लेकिन मुझे अंदर का कोई ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं, माफ करना, ऑर्गन जो है पेन कर रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो ऑर्गन में तकलीफ क्या है, वो ऑर्गन में पेन है, इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है, क्या है। आप अगर प्रेग्नेंट हो, मतलब जो फीमेल्स होती है ना, एक वक्त के बाद जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो जो वॉर्म होता है उनका, फीटस जो होता है, तो वॉर्म के अंदर जो फीटस है वो कैसा है, सही सलामत है, क्या है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट विमेन्स होती है, ठीक है ना, वो अक्सर हर 15 दिन में, 1 महीने पे डॉक्टर के पास जाती है चेकअप कराने के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो लोग अल्ट्रासाउंड ही करते हैं। और अल्ट्रासाउंड का मतलब होता है दैट इज नथिंग बट योर सोनोग्राफी। अक्सर आपको जब पेन होता है आप डॉक्टर को दिखाते हो, डॉक्टर क्या बोलता है आपको, जाओ अल्ट्रासाउंड करा के आओ, जाओ सोनोग्राफी करा के आओ, बोलता है कि नहीं। तो वो क्यों कराने बोलता है, क्योंकि उस सोनोग्राफी से, उस टेक्निक से अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स में क्या तकलीफ है वो पता चल जाती है, इंफेक्शन है, क्या तकलीफ है, ये सभी चीज का आइडिया मिलता है। तो वो कैसे मिलता है, होता ये है नॉर्मल तौर पर कि आपका जो बॉडी होता है, जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, उसके ऊपर एक मशीन होती है, उनकी सोनोग्राफी की मशीन होती है, जिसमें 2 चीज मेन होती है, जो कि होता है दोस्तों प्रोब एंड जेल। तो प्रोब क्या होता है, एक समझ लो ना, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, एक मशीन है, प्रोब कहते हैं उसे। वो क्या करता है, साउंड वेव्स को भेजता है। और एक जेल होता है, जेल क्या करता है, आपके बॉडी के ऊपर उसको अप्लाई किया जाता है, प्रोब के ऊपर अप्लाई किया जाता है, ताकि आपके स्किन के ऊपर उसको प्रॉपर कॉन्टैक्ट हो सको। क्योंकि क्या होता है, अगर वो कांटेक्ट नहीं करेगा, पूरा टच नहीं होएगा, तो वो साउंड वेव्स ठीक से नहीं भेज पाएगा, और आपका जो इमेजेस बनना चाहिए, जो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर इमेज बनेगा कि कैसा दिख रहा है अंदर का ऑर्गन, वो नहीं पता चलेगा। तो विद द हेल्प ऑफ जेल प्रॉपर स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो पाता है प्रोब एंड स्किन का, एंड प्रोब साउंड वेव भेजता है। साउंड वेव जैसे ही भेजेगा तो ऑब्वियसली इंटरनल ऑर्गन पे वो टकराएगा, तो रिटर्न भी तो आएगा ना। तो जब वो रिटर्न आएगा एंड वो पूरा प्रोब की वजह से एक तरीके से एक इमेज क्रिएट होता है आपके कंप्यूटर में, जो कि एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज जैसा दिखता है।
ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कंप्लीट ऑर्गन दिख रहा है आपका, एक ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ा सा धुंधला टाइप का इमेज दिखता है, लेकिन कुछ तो दिखाई देता है। आप अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो हॉस्पिटल में जाती है तो वो चेक करते हैं तो वो स्क्रीन पे दिखाई देता है, अच्छा आपका बच्चा स्वस्थ है, एकदम अच्छा कर रहा है। देखा है कि नहीं, रोबो पिक्चर देखा है, रोबो पहला वाला, उसमें वो चिट्टी जो होता है वो ऑपरेशन करके बच्चे को निकालता है, जो ऑपरेशन नहीं करता है, नॉर्मल डिलीवरी करता है, तो उसमें पूरा इमेज पता चलता है ना उसका, एक बच्चे का इमेज हल्का हल्का, वैसे ही सेम समझ लो। तो वो जो प्रोब होता है ना, वो जेल के विद द हेल्प ऑफ जेल वो क्या करता है, साउंड वेव्स को भेजता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कंप्यूटर स्क्रीन होता है जो कि सब कनेक्टेड होता है, एक आपका इमेज तैयार करता है, और वो इमेज से आपको जो डॉक्टर होता है उसको एक समझने में आसानी हो जाती है, अच्छा ये किडनी में प्रॉब्लम है, अच्छा हार्ट में कुछ तकलीफ है, अच्छा ये पेन है, यहाँ पे सूजा हुआ लग रहा है, कुछ तो इन्फेक्शन जैसा लग रहा है। तो बहुत सारी चीजें, चाहे वो स्वेलिंग हो, इन्फेक्शन हो, पेन हो, हार्ट का कंडीशन हो, या फिर कोई विमेन अगर प्रेग्नेंट है उसके गर्भ में यानी वॉम्ब के अंदर फीटस जो है यानी बच्चा जो है वो ठीक से ग्रो कर रहा है, उसकी क्या तकलीफ है, ये सभी चीज का ऑब्जर्वेशन करने का काम टेक्निक करती है सोनोग्राफी, एंड इसीलिए मेडिकल में सोनोग्राफी का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो गाइस, फिर एक आखिरी एंड लास्ट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट योर ह्यूमन ईयर। अब आप देखोगे तो सर, आप बोलोगे कि सर ईयर का क्या लेना देना, ये तो बायोलॉजी का पार्ट है। ठीक है ना, सही बात है, बायोलॉजी का पार्ट है, लेकिन फिजिक्स में इसको इसलिए पढ़ना है क्योंकि कहीं ना कहीं ईयर जो हमें सुनने के लिए हेल्प करता है, इसमें आपका साउंड जो वेव्स है या फिर जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे मैंने बोला, ये कोई भी साउंड क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, एंड कोई भी साउंड ओरिजिनेट कैसी होती है, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन। जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, अगर इस दुनिया में वाइब्रेशन खत्म हो जाएगा तो साउंड भी नहीं होगा, और ना तो आपको साउंड निकलेगा ना तो आपको साउंड सुनाई देगा। तो वाइब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीज वहां पे भी अप्लाई होती है, कहां पे, आपके ह्यूमन ईयर में। तो आपका जो कान होता है, जो ह्यूमन ईयर होता है, इसमें तीन हिस्से होते हैं, एक होता है आपका आउटर ईयर, एक होता है मिडल ईयर, तीसरा होता है इनर ईयर। तो ये जो बाहर दिख रहा है आपको, ये जो मैं अपना टच करके दिखा रहा हूं, ये वाला, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर, ये बाहर का कान है हमारा, ये एक्चुअल में कान नहीं है, इसका कोई काम नहीं, अगर ये काट के निकाल भी दोगे तो भी आपको सुनाई देगा, लेकिन कम सुनाई देगा। रीजन बताता हूं। तो ये क्या है आपके लिए, एक्सटर्नल ईयर है। एक्सटर्नल ईयर को पिन्ने बोलते हैं। इसका काम क्या है कि इट कलेक्ट्स द साउंड वेव्स, जो भी आपके साउंड चल रहे हैं, यहां पे घूम रहे हैं वेव्स के फॉर्म में, उसको वो इस तरीके से डिजाइन जैसा बनाया गया है कि अगर साउंड कहीं पे भी आसपास में हो रहा होगा तो जो वेव्स घूम रहे होंगे वो उसको पकड़ेगा, क्योंकि ये इस तरीके से निकले हुए हैं ना। आप देखोगे हाथी जो होता है उसका बहुत बड़ा कान है, इसका मतलब क्या, उसको ज्यादा सुनाई देता होगा, प्रोबेबली थोड़ा साउंड वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल्स के केस में आप देखोगे थोड़े कान बड़े होते हैं, तो हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है वो नॉर्मल है। तो साउंड वेव्स को वो क्या करता है, कलेक्ट करने का काम करता है। जैसे वो कलेक्ट करेगा तो हमारे अंदर एक कैविटी है, एक होल है। आप देखोगे कान के अंदर एक होल होता है ना, आप कचरा निकालते हो कि नहीं, निकालो करो, उसको ईयर वैक्स कहते हैं, वो जरूरी है निकालना। अगर ज्यादा भर जाएगा तो आपका सुनने में थोड़ा सा कम सुनाई देता है। इसके लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कम सुनाई देता है, वो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्लीनिंग कर देगा, फिर एकदम चकाचक हो जाएगा आपका कान। ठीक है ना, मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है हर एक ऑर्गन को भी। तो आपका जो कान होता है एक्सटर्नल ईयर का काम क्या है कि वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, पास करता है अंदर की कैविटी को, और वो एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है और वो अंदर भेज देगा। अंदर आपके क्या प्रेजेंट है, मिडल ईयर, बीच का हिस्सा। कान के अंदर भी एक हिस्सा है जिसको मिडल ईयर कहते हैं, मिडल हिस्सा कान का। तो मिडल ईयर का काम क्या है, मिडल ईयर के अंदर आप देखोगे तो एक बहुत ही पतला थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, पर्दे जैसा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कान का पर्दा। कोई कोई बोलता है ना, कान में आके चिल्ला के जाता है, चिल्ला के गया कान में आके, हम लोग क्या बोलते हैं, पागल है क्या, धीरे धीरे बोलना, धीरे चिल्लाना, कान का पर्दा फाड़ेगा क्या, ऐसा बोलते हैं कि नहीं नॉर्मल भाषा में। नॉर्मल में हम लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई धीरे बोल, कान का पर्दा फट जाएगा, या फिर धीरे म्यूजिक बजा, डीजे बजा। तो कान का पर्दा इज नथिंग बट योर ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या होता है, एक पर्दा है। अब वो पर्दे का काम क्या है, जैसे मैंने बोला कि ये बाहर का ईयर क्या करेगा, साउंड वेव्स को कलेक्ट किया और वेव्स को अंदर भेजा, कहां तक गया, ईयर ड्रम तक गया। ईयर ड्रम क्या है, एक पर्दा है, और पर्दा क्या करेगा, जैसे ही साउंड वेव, मान लो ये पर्दा है आपका, साउंड वेव आया, टकराया टकराया टकराया, तो ये पर्दा क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। पर्दा क्या करेगा दोस्तों, वाइब्रेट करेगा, है कि नहीं। और जब पर्दा वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन होगा तो साउंड वेव्स क्या करेंगे, वो जो वेव्स था वो क्या करेगा, वो साउंड को एनालाइज करेगा, या फिर एक तरीके से साउंड वहां से जनरेट होगा। क्योंकि कोई भी चीज बिना वाइब्रेशन की ना तो सुनाई देगा ना तो वो महसूस होगा। तो यहां पे जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा तो वो वाइब्रेशन अंदर की तरफ जाएगा, इनर ईयर तक। पहले बाहर से आया, मिडल तक गया, वाइब्रेट हुआ, फिर और इनर ईयर तक गया। और इनर ईयर जो है आपका, वो एक ऑर्गन है, इनर ईयर भी एक ऑर्गन है जो कि कनेक्ट करता है ब्रेन के साथ। देखो कितना नजदीक है हमारा ब्रेन और कान। इनर ईयर ब्रेन से मेरा कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। कौन सा नर्व है, जिसको बोलते हैं ऑडिटरी नर्व्स। हर एक का एक काम होता है। हमारा आर्टरीज होती है जो हार्ट से अवे लेके जाता है ब्लड को, एक वेन्स होती है जो हार्ट तक ब्लड पहुंचाता है,
वैसे ऑडिटरी नर्व्स होता है, दुनिया बोल रहा हूं, हमारे शरीर में बहुत सारे नर्व्स है। तो एक ऑडिटरी नर्व्स है, इसका काम क्या है कि वो जो साउंड वेव्स होगा उसको वो अंदर ब्रेन तक पहुंचाएगा। और इनर ईयर जो होता है एक ऑर्गन है, जैसे मैंने बोला कि कॉचलिया करके एक ऑर्गन होता है, कॉचलिया, जो कि एक स्नेल कैसा दिखता है आपका, स्नेल देखा है कि नहीं, स्नेल एक छोटा सा एनिमल है, छोटा सा, तो वो स्नेल के जैसा स्ट्रक्चर होता है कॉचलिया, जो कि आपका साउंड को क्या करता है, वहां पे रिसीव करता है। और वो जो वाइब्रेशन आया ना, ये जो वाइब्रेशन जो ईयर ड्रम की वजह से क्रिएट हुआ, ये वाइब्रेशन को वो रिसीव करेगा एंड उसको वो वाइब्रेशन को कन्वर्ट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। उस वाइब्रेशन को उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, फिर नर्व से कनेक्टेड था, ऑडिटरी नर्व क्या करेगा, वहां से इनर ईयर से लेके उसको ब्रेन तक भेज देगा। ब्रेन क्या करेगा, उस सिग्नल को समझेगा, एनालाइज करेगा और ब्रेन एक उसका तस्वीर बनाएगा, मतलब इमेज नहीं, तस्वीर, यानी कि वो समझेगा कि वो एक्चुअल में क्या है, अगर वो आपको समझ में आएगा तो। क्योंकि साउंड तो अलग अलग तरीके की होती है, आपको वही साउंड समझ में आएगा जो साउंड आपने पहले सुना हो। अभी आपके सामने अगर कोई भाव भाव कर रहा है तो वो भाव भाव आपको सुनाई दिया, तो अपने दिमाग में तुरंत समझ में आ गया कि भाव भाव मतलब डॉग जो बार्क करता है, कुत्ता जो भौंकता है उसकी आवाज है, कोई मियाओ बोल रहा है तो बिल्ली की आवाज है, गाड़ी चल रही होती है इसकी आवाज है। लेकिन कोई एक अननोन साउंड पहली बार अगर आप सुन रहे हो तो आपको सुनाई तो दे रहा है, लेकिन आपका ब्रेन उसको समझ नहीं पाएगा कि ये साउंड है किस चीज का। तो ऐसे वर्क करता है। तो ब्रेन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का साउंड है, आपने पहले सुना है कि नहीं, उस साउंड का मतलब आपको पता है कि नहीं। समझ में आ गया, क्लियर। चलो फिर इसी के साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर हमने रिवाइज करा दिया है बेहतरीन तरीके से, और उम्मीद करता हूं ये रिवीजन देख के आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। ऐसे और भी चैप्टर्स चाहे मैथ्स के चाहे साइंस के हम कंटिन्यूस बना चुके हैं और आगे भी ऐसे ही बनाते रहेंगे। तो बस आप लोग प्यार देते रहना, सपोर्ट देते रहना, ऐसी बहुत सारी चीजें हम करेंगे आपके लिए। लेकिन आपका आशीर्वाद और प्यार हमेशा बनाए रखना। बहुत मेहनत किया है दोस्तों आपके लिए, जैसा कि आप जानते हो लॉकडाउन के दिनों से। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को इसी के साथ एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो गाइस जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।